वो पढ़ रहे थे हम, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी शुरू कर दिया। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी इज नथिंग बट लिक्विड फ्रिक्शन। और इससे जैसे फ्रिक्शन का एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होता था, वैसे एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी होता है, ईटा। ठीक है। और एक जनरल बहते हुए फ्लूइड पर विस्कोसिटी कैसे समझ सकते हैं अपन? कि विभिन्न लेयर्स एक दूसरे पर रोक रहे होंगे एक दूसरे को। ठीक है। तो अब इसका अपन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जगह वाटर है और दूसरी जगह ग्लिसरीन। एक वाटर का तालाब है और एक ग्लिसरीन का तालाब है। तो यहाँ पे मान लो सपोज हमने इसकी सतह पर एक पटिया रख दिया। इमेजिन करो ज़्यादा फोर्स किसे महसूस होगा, किसको स्लाइड कराना ज़्यादा आसान होगा, इसको या इसको? स्लाइड मतलब कि ऐसे तालाब में या टब में किसी में ग्लिसरीन भरा हुआ है, तो एक पटिया रख दिया हमने, दोनों पटिया सेम ही, तो इसको स्लाइड कराना, ऐसे स्लाइड करा रहे हैं मतलब पटिए को ऊपर फ्लूइड के ऊपर, तो इसको ज़्यादा आसान रहेगा या इसको ज़्यादा आसान रहेगा? तो मैं ही बता देता हूँ, इसको ज़्यादा टफ रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा विस्कस है, ज़्यादा विस्कस फोर्स मिलेगा। ऐसे समझ लो नाव चला रहे हैं, एक ग्लिसरीन के तालाब में और एक वाटर के तालाब में, तो ज़्यादा किसको महसूस होगा? ग्लिसरीन वाले को, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो अब उस फोर्स का फॉर्मुलेशन हमें करना है कि एक्चुअली इस पर कितना फोर्स लगेगा, इस पटिए पर, है ना। बहुत सिंपल सिचुएशन वाला ही फोर्स निकाल रहे हैं, नाव वगैरह का नहीं निकाल रहे, केवल सिंपल सिचुएशन का ही निकाल रहे हैं। तो इसकी क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल बना रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल मतलब कि ये है हमारा फ्लूइड। ठीक है। फ्लूइड की लेयर्स हैं, विभिन्न लेयर्स हैं, और इसके ऊपर ये पटिया रखा हुआ है। ये जो ऐसे देखेंगे 3 डायमेंशनल ऐसा दिखेगा, क्रॉस सेक्शनली ऐसा दिखेगा। तो इस पर फोर्स लिखना सीख रहे हैं हम कि कितना फोर्स होगा। ठीक है। तो देखो फोर्स कहाँ लगेगा? इस सतह पर लगेगा, इस वाली सतह पर, क्योंकि इसी से टच है लिक्विड सरफेस। और लेट से हम उस तरफ हाथ लगा के धक्का लगा रहे हैं। ठीक है। तो किस तरफ लगेगा विस्कस फोर्स? अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट लाइक फ्रिक्शन। तो दैट विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है। किसका एरिया? कितना एरिया इसका टच है सरफेस से, है ना। जितना भी उस पटिए का एरिया टच है सरफेस से, जैसे अगर ये पटिया है, ये ऐसे रखा हुआ है फ्लूइड पे, तो ए क्या है? ये वाला एरिया, जितना भी टच है सरफेस से, ये वाला एरिया नीचे का। ठीक है। और एक और चीज़ से प्रोपोर्शनल होता है, वो कहलाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। उसको समझते हैं अभी क्या है वो। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट? दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी इसको समझते हैं कि क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये फोर्स इस पर तभी लगेगा जब हम इसको ये ऐसा मान लो कि केवल रखा हुआ है, जस्ट पटिया जस्ट रखा हुआ है, तब तो कोई विस्कस फोर्स नहीं लगेगा। जब तक टेंडेंसी टू मूव होगी तभी अपोज करेगा वो। तो इसकी स्पीड भी v है, ये v से आगे बढ़ रहा है। ये पटिया की जो ये वाली सतह है, ये v से आगे बढ़ रही है ना। वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखने के लिए वेलोसिटी तो ये यूज आएगी। ठीक है। अभी वेलोसिटी ग्रेडियंट समझते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट? ये तुम साथ में लिखते भी जाओ।
वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? तो ग्रेडियंट वर्ड का जनरल मतलब ये होता है कि जब हम डिस्टेंस के साथ किसी क्वांटिटी का वेरिएशन देखते हैं तो वो कहलाता है ग्रेडियंट। जैसे एक शब्द होता है फिजिक्स में रेट और एक शब्द होता है ग्रेडियंट, ये एक जैसे शब्द है। जैसे मैंने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट मतलब टाइम से रिलेटेड, ये मतलब ds/dt, ठीक है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी dv/dt। वैसे ग्रेडियंट एक शब्द होता है, दैट इज मान लो सपोज मान लो वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो रेट इज इन टर्म्स ऑफ टाइम बट ग्रेडियंट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, तो ये दैट इज dv/dx। कोई कहे बताओ एक्सेलरेशन ग्रेडियंट मतलब da/dx, तो डिस्टेंस के टर्म्स में जो चेंज आता है दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। इसको याद रखना है ना, बहुत छोटी सी बात है बट इम्पॉर्टेंट है। तो रेट हम बोलते थे, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो टाइम से डिवाइड करते थे, किसी ने कहा नहीं था हमसे टाइम से डिवाइड करने के लिए, लेकिन वो हमारे ऑटोमेटिकली दिमाग में है कि किसी भी चीज़ का टाइम रेट चेंज होता है, रेट अगर आ गया मतलब टाइम से के टर्म्स में ही देख रहे हैं उसे। ऐसी ग्रेडियंट इज इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ वेरिएशन। तो ये तुम नोट कर सकते हो अगर। तो रेट इज जनरली यूज फॉर वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, and gradient is used variation in terms of distance. ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या मतलब है? वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस। दैट इज व्हाट dv/dx, ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट, इतना याद रखना है हमें, dv/dx। तो अब वो कैसे अपन निकालें वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसको समझते हैं। तो फिर से बना लेते हैं। ये डिफरेंट लेयर्स हैं जिस पे ये पटिया दौड़ रहा है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब इस प्रोफाइल की वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी v इसकी, तो पटिए से जो टच सतह है उसकी वेलोसिटी अपन v मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये पाइप या किसी सरफेस से टच है, वो रेस्ट पे है, तो हम ये मान लेते हैं कि इस वाली सतह की वेलोसिटी 0 होगी। ये बात समझ में आ रही है? तो मतलब वेलोसिटी का वेरिएशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे v पहुँच गया, ठीक है। अब सिंपलिस्टिक फॉर्म में वैसे तो वेरिएशन क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, लेकिन हम अपने एनालिसिस के लिए इसको लीनियर वेरिएशन मान लेंगे, है ना। तो दिस इज x and this is v. So what is dv/dx? dv/dx is nothing but ये जो ट्राइंगल बना है इसका tan थीटा, क्योंकि v/x करोगे तो स्लोप आ जाएगा, so this is tan थीटा। ये समझ में आ रहा है? तो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है अभी, ये तो जब हमारे सामने सिचुएशन आएगी तब हम कर सकते हैं। बस अभी इतना क्या याद रखना है फाइनली कि दिस विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस ये एरिया जो भी टच है और वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये याद रखना है। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या है? ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ईटा ए dv/dx। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है ये फॉर्मूला ये भी याद रखना है कि व्हाट इज दिस फोर्स, किस पे लग रहा है ये फोर्स? ये फोर्स पटिए पे लग रहा है,
ये विस्कस फोर्स है, जो प्लैंक पर लग रहा है। और प्लैंक कहाँ है वो प्लैंक? प्लैंक फ्लूइड की सतह पर है। सतह पर वेलोसिटी v से चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको लीनियर अप्रॉक्सीमेशन मान लें, लीनियर अप्रॉक्सीमेशन, ये फॉर्मूले लिखने के बाद कि इफ़ velocity profile is linear, ये सब सिलेबस में है, अपने ऐसे मत टेंशन लेना कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, सब एकदम सिलेबस में है। तो वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर है, इसका मतलब dv/dx कैन बी रिटन एज tan थीटा, और tan थीटा क्या है इस ट्राइंगल से? परपेंडिकुलर अपॉन बेस v/x। तो dv/dx को अपन जस्ट v/x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा शॉर्ट में? Fb इज इक्वल्स टू ईटा ए v/x। तो पूछे कोई बताओ x क्या है इसमें? x क्या है? तो इसकी डेप्थ, फ्लूइड की डेप्थ, x इज द फ्लूइड की डेप्थ। v क्या है? v कौन सी सतह की वेलोसिटी है ये? क्योंकि अलग अलग सतह की तो अलग अलग वेलोसिटीज है, तो ये उस सतह की वेलोसिटी है जिससे ये प्लैंक टच है। ठीक है, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। एरिया तो पता ही है, ईटा तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ये याद रखना है। कल ये फॉर्मूला पूछूंगा मैं आदर्श से सबसे पहले। तो इसका मतलब, इसको फॉर्मूले को देख कर अपन क्या समझ सकते हैं? जितनी ज़्यादा स्पीड होगी प्लैंक की, उतना ज़्यादा उस पर विस्कस ड्रैग लगेगा। मतलब कि अगर हम मान लो शिप ऑपरेट कर रहे हैं, तो शिप अगर बहुत ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो ज़्यादा फ्यूल लगेगा, है ना? क्यों फ्यूल लगेगा? क्योंकि लोड ज़्यादा पड़ जाएगा, विस्कस फोर्स। तो ये विस्कस फोर्स स्पीड पर डिपेंड करता है। तो इसी के सीरीज़ में एक और लॉ है, दैट इज स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी फ्लूइड में जा रही है, ट्रैवल कर रही है v स्पीड से, तो उस पर एक फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, विस्कस फोर्स।
और उसकी वैल्यू उसने बताई है, दैट इज 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, दिस इज लॉ, स्टोक्स लॉ। डायमेंशनली उसने देखो पाई डायमेंशनलेस होता है, 6 डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशन एनालिसिस से ईटा आर और वी के डायमेंशन ऐसे सेट किए कि विस्कस फोर्स के डायमेंशन से मैच हो गए। एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे कांस्टेंट डिटरमाइन कर दिए, वो बता दिए कि ये लॉ है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। ये फॉर्मूला में एज इट इज़ रटना है, जैसे F इज इक्वल्स टू एम होता था न्यूटन वाला एक्सटर्नल फोर्स, वैसे अब इसने विस्कस फोर्स की एक ऐसी डेफिनेशन दे दी। बट इसमें कंस्ट्रेंट क्या है कि ये केवल और केवल किस पर एप्लीकेबल है, स्फेरिकल बॉडी पर, क्योंकि तभी उसकी रेडियस लिख पाएंगे। मान लो सपोज ऐसा कुछ हो गया, फिर तो ये फेल हो गया स्टोक्स लॉ यहाँ पे। सो दिस इज वैलिड ओनली फॉर स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर। रेडियस इसकी कितनी है, आर। So this r is the radius of the ball and v is the velocity of the ball. और जो फोर्स का डायरेक्शन है वो वेलोसिटी से अपोजिट है। ये कॉमन सेंस की बात है, याद रखने की ज़रूरत ही नहीं। थोड़ा बहुत भी रिकॉल करो कि मान लो तुम हवा में दौड़ जाओ एक तरफ, जिस तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग लगेगा। तो इसका एक बहुत बढ़िया इम्प्लीकेशन है, उसको समझते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो जैसे इमेजिन करो एक बहुत गहरा समंदर है, मरीना ट्रेंच 8 किलोमीटर गहरा है वो, ठीक है, और उसमें हमने एक बॉल को डाल दिया, मतलब बहुत हैवी बॉल है, इमेजिन कर लो एल्यूमिनियम की है। तो शुरुआत में तो बहुत तेज़ी से अंदर जाएगी, क्यों जाएगी? क्योंकि उस पर एक ग्रेविटी का फोर्स लगेगा और एक बॉयंट फोर्स लगेगा, है ना। बॉयंट फोर्स को मैं वी रो जी लिख देता हूँ, समझ गए। और क्योंकि उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही होगी, एक विस्कस फोर्स भी लगना शुरू होगा, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 6 पाई ईटा आर वी। तो देखो ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। बॉयंट फोर्स भी कांस्टेंट, क्योंकि पूरा का पूरा वॉल्यूम डूबा हुआ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। लेकिन स्पीड बढ़ेगी जब धीरे धीरे, तो इस स्टोक्स लॉ वाले विस्कस फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये वाला फोर्स बहुत ज़्यादा है शुरुआत में, इसके कंपैरेटिव इसलिए एकदम से नीचे जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये फोर्स बैलेंस हो जाएंगे आपस में। फोर्स बैलेंस हो गए फिर क्या होगा, रुक जाएगा नहीं, फोर्स इक्वल टू 0, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगा मतलब कि उसके बाद उसकी वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, बट वही अचीव हो गई। सो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल का मतलब है कि बस वही, उसके बाद कुछ नहीं, टर्मिनेट हो गई वेलोसिटी, वैल्यू अचीव हो गई उसकी। तो एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे फोर्सेस बैलेंस हो गए, एम जी नीचे, वी रो जी ऊपर, और यहाँ पर 6 पाई ईटा आर वी टी लिख देते हैं, क्योंकि अब टर्मिनेट हो चुकी है वेलोसिटी। हियर फोर्सेस आर बैलेंस्ड। तो अगर फोर्स बैलेंस होगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एम जी इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। तो एम जी इज इक्वल्स टू वी रो जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल। तो वी टर्मिनल की वैल्यू निकाली जा सकती है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे ये m क्या है, m कैन बी रिटन एज मास ऑफ दिस बॉल, सो दिस कैन बी रिटन एज वॉल्यूम ऑफ द बॉल मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द बॉल। रो एस मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड। जब बॉयंट फोर्स में कौन सी डेंसिटी आती है, लिक्विड की डेंसिटी। सो ये जो फॉर्मूला ये वाला है, इसमें लिक्विड की डेंसिटी आएगी, ये रो ऑफ लिक्विड है।
So this can be written as volume into rho of solid into G is equals to volume into rho of liquid into G plus 6 pi eta R of Vt। तो इस तरफ लेके आ गए इसको, और V कॉमन ले लिया, G कॉमन ले लिया, अंदर बचा रो एस माइनस रो एल, और ये 6 पाई ईटा आर भी नीचे लेके आ गए, तो इट इज़ 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल्स टू वी टी। मतलब ये V नहीं, केवल ये। वॉल्यूम को भी हम 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि वो स्फीयर है। वॉल्यूम कैन बी रिटन एज 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम लिख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। रो एस इंटू रो एल डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी। इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 to the 4, 2 3 6, 3 into 3 9। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे मिटा के लिख देता हूँ 9, और ऊपर आ जाएगा 2, और पाई से पाई भी कट जाएगा, और ये एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। केवल स्फेरिकल बॉल ही। स्टोक्स लॉ हम तभी लगा सकते हैं जब स्फेरिकल बॉल हो, तो इट इज़ वैलिड ओनली फॉर द स्फेरिकल बॉल्स। ये 9 है, ये 9 है। जी कहाँ गया? जी नहीं, जी भी कट गया क्या? नहीं, जी आना चाहिए कहीं, तो यहाँ आना चाहिए। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है रेनॉल्ड्स नंबर का, बहुत इजी है ये। तो एक रेनॉल्ड्स नंबर डिफाइन करते हैं हम किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड के लिए। टू चेक वेदर इट इज स्टीडी फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। स्टीडी या टर्बुलेंट चेक करने के लिए हम रेनॉल्ड्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टीडी और टर्बुलेंट का हमने वो स्ट्रीम लाइन के टर्म्स में डेफिनेशन समझा था कि सुलझे हुए बाल और उलझे हुए बाल। लेकिन असली में कैसा देखेगा, तो इमेजिन करो तुमने नल को बहुत कम खोला है, ज़रा सा, तो एकदम ऐसा लगता है ना कि बहुत ही मतलब बहुत अच्छे से फ्लो हो रहा है पानी जब नल को कम खोलते हो तो। लेकिन अगर फुल खोल दिया
तो फिर वो ऐसे क्लियरली दिखता है कि आपस में टकरा रहा है। ये तो वहाँ पे नल है, उसको खोलोगे अगर बहुत कम तो एकदम ऐसा स्टीडी फ्लो जैसा रहेगा, एकदम से बहुत ज़्यादा खोल दोगे तो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो इसका एक्सपेरिमेंटल मेजर बताने के लिए रेनॉल्ड्स ने एक नंबर दिया था, ठीक है, तो दैट इज़ रो वी डी अपॉन ईटा। तो इसका ये फॉर्मूला होता है रो वी डी अपॉन ईटा। इसको भी अपन समझते हैं कि व्हाट इज दिस। तो रो तो हमें समझ आ गया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वी भी समझ में आ गया, स्पीड ऑफ, ये डी क्या है, सो दिस इज डायमीटर ऑफ द पाइप जिससे भी वो निकल रहा है। एंड ईटा इज विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो ये एक डायमेंशनलेस नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड नंबर, कोई यूनिट नहीं है इसकी। ठीक है, तो लिखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट इज़ अ डायमेंशनलेस नंबर, इट इज़ अ डायमेंशनलेस नंबर, and if its value is less than 1000, if RE is less than 1000, then flow is streamline, laminar or steady. Flow is streamline, laminar or steady. For RE greater than 2000, for RE greater than 2000, the flow is turbulent. For RE greater than 2000, the flow is turbulent. And between 1000 to 2000, between 1000 to 2000, it is unsteady. Between 1000 to 2000, it is unsteady. Unsteady. Steady का उल्टा unsteady. तो अगर RE की वैल्यू 0 से 1000 है तब तो स्टीडी लैमिनार, स्ट्रीमलाइन जिसे कहते हैं। अगर 1000 से 2000 के बीच में है तो अनस्टीडी। अगर टर्बुलेंट होना शुरू होता है 1000 से 2000 के बीच में, और अगर 2000 से ज़्यादा है देन टर्बुलेंट। तो ये डेटा याद रखना, ठीक है। और इसने एक्चुअली डिफाइन कैसे किया था? अनस्टेडी मतलब थोड़ा सा इम्बैलेंस, मतलब पूरी तरह टर्बुलेंट नहीं हुआ है बट थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया। स्टेडी मतलब एकदम मक्खन की तरह जा रहा है। तो रेनॉल्ड ने इसको डिफाइन इस तरीके से किया था कि रेनॉल्ड नंबर वाज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, लिखो रेनॉल्ड नंबर is the ratio of inertial force to viscous force, inertial force to viscous force। प्लेन में जा रहे होते हैं कभी कभी तो बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है प्लेन की, तो अनाउंसमेंट होता है
कि टर्बुलेंस आ गया, टर्बुलेंस हो रहा है, तो वो यही टर्बुलेंस रेनॉल्ड नंबर पहुंच जाता है 2000 के ऊपर। तो टर्बुलेंट उस कॉन्टेक्स्ट में डिज़ायरेबल नहीं है, तो ऐसी स्टेट में क्या करते हैं, वो स्पीड स्लो कर लेते हैं। या ऐसी जगह एक्चुअली डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर चेंज हो रही होती है, तो ऐसी हाइट पे लेके आ जाते हैं जहाँ पे डेंसिटी थोड़ी कम हो जाए, तो रेनॉल्ड्स नंबर कम हो जाता है, तो टर्बुलेंट बढ़ जाता है, मतलब टर्बुलेंस कम हो जाता है। ठीक है, ये आए समझ में। तो अभी हमने 3 फॉर्मूले देखे। लेमिनार मतलब स्ट्रीमलाइन, ये पर्यायवाची शब्द है स्ट्रीमलाइन का। ठीक, तो अभी हमने रिवाइज कर लेते हैं। 3 फॉर्मूले देखे। एफ वी इज इक्वल्स टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। ये किस पे फॉर्मूला था, किस चीज़ का फॉर्मूला था ये, कि जो हमारा प्लैंक है वो v स्पीड से जा रहा है और वो पानी के सरफेस पे रखा हुआ है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स। ठीक है, फिर एक देखा विस्कस फोर्स ऑन बॉल, जो स्टोक ने दिया 6 पाई ईटा आर वी, वो बॉल पे लगने वाला विस्कस फोर्स है कि v स्पीड से जा रहा है फ्लूइड में, तो उस पर विस्कस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। और एक रेनॉल्ड्स नंबर देखा अभी, रो वी डी अपॉन ईटा। इसमें d इज़ नॉट डेंसिटी, रो इज डेंसिटी, d क्या है, डायमीटर ऑफ द पाइप जिस भी फ्लो में वो बह रहा है। अब आते हैं अपन एक नए टॉपिक पे, दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। टेंशन वर्ड हमने कहाँ सुना हुआ है, टेंशन वर्ड सुना हुआ है रस्सी में होता है, कि केबल है कोई उसमें टेंशन होता है। बट अगर मान लो कि इमेजिन करो तुम कोई रस्सी है यहाँ पे, उस पर लटक गए तो टेंशन आ जाएगा। बट तुम पर्दे पे भी लटक सकते हो, मान लो ये पर्दा है, तो इस पे भी लटक सकते हो, है ना। और सब कुछ एकदम परफेक्ट है तो ऐसा नहीं कि कागज़ पर लटक के तो टूट ही जाएगा, लेकिन फिर भी लटक सकते हैं। तो ये भी कुछ रेजिस्टेंस डेवलप कर, इसके अंदर भी कुछ टेंशन डेवलप होती है, दैट इज़ कॉल्ड सरफेस टेंशन। और ये थोड़ा सा जैसे रस्सी की टेंशन, केबल की टेंशन, ये बहुत बड़े माइक्रो फिनोमेना है कि बड़े बड़े केबल्स में सरफेस टेंशन नेचुरली पानी सरफेस टेंशन बना लेता है। अगर तुमने कभी नोटिस किया हो, मकड़ी को पानी पे चलते देखा हो, देखा है मकड़ी को पानी पे चलते, तुमने तो ज़रूर देखा हो। हाँ, तो क्या होता है कि जैसे उसने ये बहुत इनफाइनाइट जूम करके बनाया, तो उसका पैर जैसे ही रखा था, ये मकड़ी का एक पैर है, बहुत सारे पैर हैं उसके, ये एक पैर है पानी पे रखाया, तो ऐसा पानी के अंदर नहीं जाता हो, पानी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, और हम नहीं चल पाएंगे क्योंकि हमारा पैर ही अंदर चला जाएगा। लेकिन मकड़ी इतनी हल्की रहती है कि उसका पैर जो है वो टेंशन डेवलप करवा देता है सरफेस पे, है ना। तो ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। इसको तुम विजुलाइजेशन करने के लिए, मलाई जो जमती है दूध के ऊपर, उस पर तुम अगर थोड़ा बहुत कुछ रख दो ऐसे चौक, तो नहीं जाएगा पानी के अंदर। तो केवल विजुलाइजेशन के लिए, मलाई इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। वो तो एक्चुअली में पानी नहीं है, मतलब फ्लूइड नहीं है, वो तो सॉलिड बन ही चुका है। बट वैसे इमेजिन कर सकते हैं हम कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, है ना। तो इसको डिस्क्राइब कैसे करें, अब फिनोमेना तो समझ में आ गया, अब डिस्क्राइब कैसे करें, हाउ टू डिफाइन सरफेस टेंशन मैथमेटिकली। ठीक है, तो हमें फोर्स का आइडिया है कि फोर्स हम कैसे लिखते हैं, टेंशन वॉज अ फोर्स। तो अब सरफेस टेंशन को ज़रा समझते हैं। तो मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। जयेश, मान लो ये चाकू है, ठीक है, तुम्हें चाकू मारना है,
मुझे नहीं, इस कागज़ को फाड़ना है तो मैं लीस्ट पॉसिबल अच्छे तरीके से। नहीं 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 नहीं, मैं पास नहीं हूँ। तो कैसे काटोगे, मतलब पहले डिसाइड करना है तुम्हें। तुम ऐसा चीरा भी लगा सकते हो, ऐसा भी लगा सकते हो, फट जाना चाहिए। अच्छा, मतलब ऐसे करोगे? दो ऑप्शन है बस तुम्हारे पास, एक या तो ऐसे कर सकते हो या तो ऐसे कर सकते हो। तो कैसे करोगे? हाँ ठीक है, तो उसने डिसाइड किया कि ऐसे करेंगे। तो कॉमन सेंस की बात है ये। क्यों? क्योंकि करो तो समझ में आ जाएगा, है ना। ये पड़ गया ऐसे। मान लो सपोज, हाँ मान लो सपोज ऐसे करते, उल्टा डिसाइड कर लेते। मान लो उल्टा करो डिसाइड। हाँ मतलब ये तो कागज़ है, थोड़ा आराम से ना, हाँ आराम से। तो ऐसी सिचुएशन में ये फट ऐसे इसी डायरेक्शन में फट रहे है, ठीक है। तो इस फोर्स के टर्म्स में अपन सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं। तो मान लो ये हमारे पास सरफेस है और यहाँ से ऐसे खींच रहा है कोई, तो इंटरनली फोर्स की वजह से टेंशन डेवलप हो रही होगी। तो हमने एक रैंडम लेंथ ली, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में काटा जाए तो कट जाए ये, ठीक है। ये लेंथ ली L। तो मान लो सपोज इसको काटा, तो ये वाला जो फोर्स लग रहा है इस तरफ, वही यहाँ पे डेवलप हो जाएगा इंटरनली। अगर FBD बनाओ इसका तो वही फोर्स डेवलप हो जाएगा इंटरनली। तो वही जो फोर्स है, दैट फोर्स दोनों तरफ सेम ही रहेगा। दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ, जितनी भी लेंथ में अपन ने चीरा लगाया है, दैट इज डिफाइंड एज सरफेस टेंशन। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन लेंथ भी हर कोई सी नहीं, वो वाली लेंथ जिसमें कि हम काट रहे हैं तो वो कट जाए, ठीक है, जो फोर्स डेवलप होगा उसी वजह से। तो इसको लिख सरफेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिस इज नॉट लाइन, दिस इज नॉट वॉल्यूम, दिस इज सरफेस फिनोमेना है। इसलिए कि जैसे अगर मान लो केवल टेंशन कह देते हैं तो टेंशन से अपना इमेजिनेशन होता है कि यार कोई रोप है या कोई केबल है उसमें ही टेंशन डेवलप होगा, लेकिन दिस इज नॉट दैट थिंग, कुछ अलग है ये, इसलिए सरफेस टेंशन है ना। तो इसको लिख लो, दिस इज सरफेस टेंशन। तो ये तो हो गया इसका फिजिकल, जो हमें फॉर्मूले वाइज याद रखना है। अब इसका केमिकल मतलब समझते हैं, ऐसा क्यों हो रहा होगा, सरफेस टेंशन क्यों डेवलप हो रहा है किसी भी सरफेस पर। तो इमेजिन करो ये कोई फ्लूइड है, किसी भी कंटेनर में भरा हुआ है फ्लूइड। तो अगर हम इसके बल्क के अंदर एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करें इनफाइनाइट जूम इन करके, तो इसके हर तरफ मॉलिक्यूल्स भरे हुए, यहाँ भी दूसरा कोई वो होगा, सब कुछ लगे होंगे इसके, तो सब इसको खींच रहे होंगे, नेट फोर्स बैलेंस कर दे रहे होंगे। बट एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एकदम सतह पर ही है, यहाँ पर है, तो उसको इधर अंदर वाले तो बैलेंस कर देंगे, लेकिन बाहर बैलेंस करने के लिए कुछ है ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है? तो बाहर बैलेंस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा। मान लो सपोज तुम्हें एक ही तरफ से पकड़ के कोई खींच रहा है, दूसरी तरफ से कोई खींच ही नहीं रहा है, तो तुम स्ट्रेच हो जाओगे एक तरफ से। तो इसलिए ये सरफेस स्ट्रेच हो जाता है, एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर लेता है। मतलब ये इतना ऐसा कुछ उबला हुआ दिखता नहीं है वो बस एक स्ट्रेच कर लेता है वो।
और उसमें अगर कुछ हम पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो रिपल्शन देता है क्योंकि वो स्ट्रेच हो गया, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी आ जाती है उसके पास। सो इस डायग्राम को तुम बना सकते हो फटाफट कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर बल्क में कोई मॉलिक्यूल है या कोई एटम है, तो उसको तो चारों तरफ से, हर तरफ, चारों भी नहीं है, हर तरफ से खींच रहे हैं सब, तो बैलेंस हो जा रहा है फोर्स, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उस पर कोई एडिशनल स्ट्रेच आने की कोई संभावना नहीं, सब तरफ से खींच गया। बट जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उसको आधे मॉलिक्यूल तो खींच रहा है अपनी तरफ, दूसरी तरफ से कोई खींच ही नहीं रहा है, तो वो स्ट्रेच हो जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डेवलप्स बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। और यहाँ पे नो अनबैलेंस्ड फोर्स। दैट इज नो सरफेस टेंशन। और यहाँ पे सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन एज अ सरफेस फिनोमेना। कभी भी बल्क में अंदर सरफेस टेंशन का फोर्स नहीं लगेगा, केवल सरफेस पर ही लगेगा। तो सरफेस टेंशन की यूनिट क्या है? सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, न्यूटन पर मीटर। तो इसकी ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखो, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड फॉल्स विथ टेम्परेचर। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड फॉल्स विथ टेम्परेचर। एक और नेचुरल फिनोमेना है, तुमने कभी मरकरी को हाथ में रखा होगा या वीडियो देखे होंगे या किसी ने रखा होगा तो देखा होगा, तो ऐसे टच नहीं करता है हाथ को, कभी ऐसे हाथ पे लेके वापस कर दो तो ऐसा लगता है कुछ ही नहीं है हाथ में, है ना। तो सम सब्सटेंसेस आर लाइक कि वो गीला कर देते हैं सरफेस को, और कुछ होते हैं जो गीला नहीं करते सरफेस को, है ना। तो वो डिपेंड करता है सबसे पहले तो किस सरफेस पे है, इंटरफेस क्या है, और दूसरा डिपेंड करता है कि उनका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है। तो वन फिनोमेना इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो इसको भी अपन समझते हैं कि सबसे पहले तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे डिटरमाइन करते हैं हम। तो इमेजिन करो एक ऐसा सब्सटेंस है जो गीला नहीं कर रहा है सरफेस को, तो वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा। और एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा फ्लूइड है जो गीला कर दे रहा है, तो वो कुछ ऐसा होगा। एग्जाम्पल ऑफ दिस इज मरकरी इन आवर हैंड, एग्जाम्पल ऑफ दिस इज वाटर इन आवर हैंड। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे डिटरमाइन करना है ये समझ लेते हैं। तो कहाँ पे टच है, यहाँ पे टच है, तो सरफेस पे हमें कौन सा एंगल, मतलब दो लाइंस के बीच में बनता है, दो लाइंस बनेंगी उनके बीच का एंगल बनता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट एक तो इस तरफ खींच दो,
ठीक, इस तरफ क्यों? क्योंकि टेंजेंट इस तरफ है। अब यहाँ पे दो वो है हमारे पास कि या तो हम इस तरफ लाइन खींच सकते हैं या तो इस तरफ खींच सकते हैं। तो किस तरफ खींचना है? जिस तरफ लिक्विड और सॉलिड इंटरफेस है, अंदर की तरफ खींचना है। यहाँ तो कुछ इंटरफेस ही नहीं है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, केवल सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड तो है ही नहीं, तो उस तरफ खींचना है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जैसे इसके लिए बना है अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तो कैसा होगा? इसके लिए एक इधर खींचना है और दूसरा किधर खींचना है? इस तरफ या इस तरफ? इस तरफ, क्योंकि इधर ही है लिक्विड, तो लिक्विड सॉलिड इंटरफेस पे खींचना। तो दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस देन 90 डिग्री तब तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, गीला कर देगा सरफेस को, ऐसा हो जाएगा। तो एग्जाम्पल, इट विल वेट द सरफेस। Example, water and wood, and if theta is greater than 90 degree it won't wet the surface. मतलब वाटर अगर लकड़ी पे डालेंगे तो सोख लेगा वो, it won't wet the surface. Example, water or not water, mercury and hand, Hg and hand, या Hg and glass। थर्मामीटर में वो कभी ऐसा चिपका सा नहीं रह जाता ना उस पर। जैसे किसी भरे हुए कंटेनर में एंगल ऑफ कांटेक्ट देखना है, तो मान लो ये मरकरी भरा हुआ है ग्लास में, तो उसका ऐसा ऐसा मेनिस्कस रहता है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट नापना है अगर, तो यहाँ पे ये है इंटरफेस, एक तो टेंजेंशियल हो गया, दूसरा लाइन किधर खींचे? नीचे की तरफ, तो ये हो गया। देखो दिख रहा है ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस है, इस वजह से 90 से ज़्यादा है। और एक और कॉन्सेप्ट होता है कि कभी भी अगर जैसे ये भरा हुआ है, ऊपर से कोई देख रहा है तो उसको कैसा दिखेगा? उसको देखेगा कॉनकेव। नीचे से कोई देख रहा है तो उसको कैसा दिखेगा? कॉन्वेक्स। ठीक है, तो तुम ऐसा याद रखो कि जिस तरफ इस तरह कॉनकेव ऊपर से देख रहा है अगर और कॉनकेव है तो अंदर साइड प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। दिस इज हाई प्रेशर, दिस इज लो प्रेशर। ठीक है, लेकिन कोई काम की बात नहीं है, छोड़ो इसे, इसका कोई काम नहीं आएगा। तो मतलब कुल मिला के एक्सेस प्रेशर, ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर है एक साइड, तो हमें एक्सेस प्रेशर दो चीज़ों के स्पेसिफिकली याद रखने हैं। किन दो चीज़ों के? एक तो बबल के लिए और एक ड्रॉप के लिए।
ठीक है, तो ये समझते हैं। तो एक बबल है, ये बबल है, ठीक है, और इसके अंदर प्रेशर है लेट्स से P1 और बाहर प्रेशर है P2। तो P1 इज़ ग्रेटर देन P2, P1 इज़ ग्रेटर देन P2। अभी जो ऐसी बात बताई थी कि इस तरफ से ज़्यादा है प्रेशर, तो अगर कोई यहाँ बैठा होगा तो उसे कैसा दिख रहा होगा, कॉनकेव दिख रहा होगा, तो इसलिए प्रेशर ज़्यादा है। तो इसको छोड़ो अभी, तुम तो ये अंदर ज़्यादा प्रेशर है, तो वो कितना होता है ये अपन समझते हैं। P1 माइनस P2 इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर, दिस इज डेल्टा P। तो इसकी वैल्यू होती है 4T/R। ठीक, ये अपन को एज इट इज याद रखना है, ये अपने सिलेबस में स्पेसिफाइड है। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल इज 4T/R। वो R क्या है जहाँ पर, इसका रेडियस, और T क्या है, सरफेस टेंशन जिस भी मटेरियल का ये सोप बबल बना है ना, सरफेस टेंशन ऑफ द मटेरियल जिसका ये सोप बबल बना है। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज 4T/R। ना, ये बबल हो गया। अब ड्रॉप को देखते हैं। ड्रॉप और बबल में अंतर क्या है कि ड्रॉप के अंदर भी भरा हुआ है, ठीक है। जैसे से यहाँ पे प्रेशर P1 है, बाहर प्रेशर P2 है, तो एक्सेस प्रेशर डेल्टा P1 माइनस P2 इज 2T/R। ये 2T/R के बराबर होता है, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप (2T/R), ठीक है। इसको डिराइव नहीं करते, बट एक तुम्हें वो समझ में आ रहा होगा कि एक जगह 4T/R है और एक जगह 2T/R, एक का आधा है इधर, तो इसको अपन जस्टिफाई कर सकते हैं एक तरीके से। तो ये 2 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, वाई इट इज़ डबल है ना। तो इसको समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने सरफेस है, एक इस तरफ से सरफेस है बस। अगर सरफेस फिनोमेना की बात की जाए ड्रॉप के लिए, तो ड्रॉप में कितने सरफेस है, ड्रॉप में एक ही सरफेस है। लेकिन सोप में कितने सरफेस, बबल में कितने सरफेस हैं, एक इस तरफ से भी और एक इस तरफ से भी। तो 2 सरफेस की वजह से 2 बार सरफेस टेंशन लग रही है वहाँ पे। सरफेस टेंशन मतलब इसको ऐसे समझो, बहुत मोटा पर्दा है, एक तरफ से भी लगा रहा है वो, दूसरी तरफ से भी फोर्स लगा रहा है। इनफाइनाइटली जूम इन करो अगर ये, तो ये बहुत मोटा सा पर्दा होगा। तो इस तरफ भी ओपन टू है सरफेस, इस तरफ भी ओपन टू है, लेकिन इसमें तो एक ही है, अंदर तो बल्क है, पानी है, इसलिए इसमें ज़्यादा है, 4T/R डबल है उसका, है ना। तो हेयर 2 surfaces are there। So here just 1 surface is there। केवल एक ही सरफेस है वहाँ पे। तो एक बार और रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा अभी तक। कहाँ से शुरू हुए थे हम, बताओ जरा। विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी में एक विस्कस फोर्स का फार्मूला देखा, ईटा ए वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। ये प्लैंक पे लगने वाला था, एरिया था उसका, वो सब पता है। फिर स्टोक्स लॉ 6 पाई ईटा RV, ठीक है। और इसका ही इम्प्लीफिकेशन था कि टर्मिनल वेलोसिटी के एक्सप्रेशन निकालते थे, ठीक है, बैलेंस कर देते थे।
उसके बाद फिर क्या था, स्टोक्स के बाद टर्मिनल रेनॉल्ड्स नंबर, यस, ये था अपना रो वी डी अपॉन ईटा। ये क्या बताता था कि टर्बुलेंट है या क्या है वो बता। तो ऐसे कंपैरेटिव फॉर्म वो आ सकते हैं, मतलब कोई एक विस्कस फ्लूइड है शहद और पानी है, ज़्यादा स्ट्रीमलाइन फ्लो कौन करेगा, सेम वेलोसिटी सेम डायमीटर सब कुछ सेम है, तो ज़्यादा कौन करेगा, तो जिसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा वो उसका रेनॉल्ड्स नंबर कम होगा, मतलब वो अच्छे स्ट्रीमलाइन फ्लो करेगा। और एक्सपीरियंशियल भी है, जैसे अगर तुम कुप्पे से तेल उठा के डालते हो तो थोड़ा एकदम इधर उधर फैलता नहीं है, जाता है एकदम सही जगह। तो इमेजिन करो पानी फेंको तो इधर उधर बगड़ जाएगा, रेनॉल्ड नंबर क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि विस्कोसिटी तेल की ज़्यादा है और इसकी कम है पानी की। उसके बाद सरफेस टेंशन का फिनोमेना देखा हमने। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, और उससे रिलेटेड एक वो माइक्रो लेवल पे देख लिया कि क्योंकि सरफेस पे अनबैलेंस्ड फोर्स रह जाते हैं मॉलिक्यूल के, इसलिए वो स्ट्रेच आ जाता है उसमें, ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालना सीखा। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर 90 से कम है या 90 से ज़्यादा है तब फिर वो ऑब्ट्यूज एंगल एक्यूट के टर्म्स में फिर अपन समझते हैं कि वाटर मतलब जो भी फ्लूइड है वो गीला कर पाएगा सरफेस को या नहीं कर पाएगा। फिर एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला देखा। बबल के लिए एक्सेस प्रेशर कितना है 40 बार, और सोप के लिए नॉट सोप, ड्रॉप के लिए 2T बार। ये डबल क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि दो सरफेसेस रहते हैं। तो देखो एक कॉन्सेप्ट, मान लो एक क्यूबॉइड है, वो पानी में या किसी भी फ्लूइड में डूबा हुआ है, ठीक है, और पूरा नहीं डूबा है, बस इतना डूबा हुआ। तो पानी इसके उस पर टच है ना, तो पानी क्या कर रहा होगा, पानी एक फोर्स लगा रहा होगा सरफेस टेंशन का, क्योंकि इससे कुछ सरफेस कनेक्टेड है। तो उस फोर्स की वैल्यू कैसे लिखनी है ये समझना, बहुत सिंपल है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन तो मटेरियल प्रॉपर्टीज है, पानी का सरफेस टेंशन कुछ और, शहद का कुछ और, किसी का कुछ और। तो हाउ वी विल कैलकुलेट फोर्स, तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब लेंथ कौन सी लेंगे, तो लेंथ वो लेंगे जिससे वो टच है। तो ये देखो ये टच है, ये टच है, उधर साइड से भी टच होगा और इधर से भी टच होगा, ये ऐसा। तो दिस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन विल गिव द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो लेट्स से ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये L, ये B, ये L, ये B। तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन विल बी सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 2L प्लस B। और वो फोर्स किधर लगेगा, पानी इसको ऊपर धक्का मार रहा होगा ऐसे। ये समझ में आ रहा है, विजुलाइज कर पा रहे हो उसको, सरफेस टेंशन का फोर्स कहाँ लग रहा है ना, अंदर नहीं, बल्क में नहीं लग रहा, जहाँ पूरा डूबा है तो वहाँ कुछ नहीं लग रहा, केवल सरफेस पे ही फोर्स लग रहा है। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सरफेस टेंशन इनटू जितनी भी लेंथ पे वो पेरीमीटर पे
टच है सरफेस के। तो इसको बना लो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू विजुलाइज। सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगता कैसे है, मतलब एफ इज इक्वल टू टी इंटू लेंथ। तो लेंथ कौन सी, ये वाली लेंथ जिसमें वो डिप्ड है। एक और इजी मतलब एक ज़रा सी बात क्लियर करने के लिए कि अब जो फोर्स लगाया अपन ने वो ऐसे लगाया। ऐसे क्यों लगाया, क्योंकि मतलब नीचे की, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि नीचे क्यों नहीं लगाया फोर्स। तो नीचे भी लग सकता है ऐसा मटेरियल, मरकरी जैसा मटेरियल हो जो वाटर मतलब सरफेस रेपेलिंग हो, है ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करता है। तो इसको भी लिख सकते हो तुम। तो ये लगेगा जब फ्लूइड इज सरफेस अट्रैक्टिंग, और ये लगेगा जब फ्लूइड इज सरफेस रिपलिंग। इसका इम्प्लीकेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मेनिस्कस है। जैसे कैपिलरी में अगर हम पानी भरते हैं ग्लास में तो उसका शेप ऐसा हो जाता है। अपने टेस्ट ट्यूब वगैरह में देखना, इसका शेप ऐसे रहता है कॉनकेव, ऊपर से देखते तो। सो ऐसा क्यों हो गया ये, क्योंकि इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम है। दिस इज़ वाटर ग्लास इंटरफेस एंड वाटर इज ग्लास अट्रैक्टिंग, चिपक जाता है, गीला हो जाता है उसमें, तो इसलिए ऊपर साइड। बट इसके कॉन्ट्ररी अगर मरकरी है ग्लास में तो उसका मेनिस्कस कॉन्वेक्स होता है, ऊपर से देखें तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसको नीचे खींच रहा होता है। So this is mercury glass interface and mercury is glass rippling.
ठीक है, तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज कैपिलरी राइज इन वाटर। कैपिलरी राइज जब ग्लास में पानी डाल देते हैं, टेस्ट ट्यूब में नहीं, कैपिलरी इज़ डिफरेंट देन टेस्ट ट्यूब। कैपिलरीज अलग होती हैं, टेस्ट ट्यूब अलग होती हैं। तो कैपिलरीज इतनी फाइन होती हैं कि बहुत फाइन होती हैं वो, बहुत ही ज़्यादा, है ना। और उनमें अगर पानी भर के ऐसे रख दो तो पानी नीचे भी नहीं गिरता, उसी में फिक्स रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो सरफेस टेंशन का फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि ग्रेविटी को काउंटर कर देता है वो, क्योंकि मास बहुत कम है उसका। तो कैपिलरीज आर वेरी फाइन ट्यूब्स। वेरी फाइन है, बहुत पतली, बहुत छोटी सी रहती है। तो उसको जूम इन करके बना रहे हैं। और क्या होता है, जैसे हम कैपिलरी इंसर्ट करते हैं पानी में या कहीं पे, वाटर का सरफेस लेवल राइज हो जाता है। तो वो हाइट हम निकालना चाहते हैं कितना राइज होगा, ठीक है। तो ये राइज किस वजह से हुआ? ये राइज सरफेस टेंशन की वजह से हुआ। तो फोर्स बैलेंस की वजह से हम निकाल सकते हैं। तो देखो, हम इतने पानी का एफबीडी बनाएंगे, इतने पानी का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं राइज हुआ? क्योंकि कोई मटेरियल चिपकने के, यहाँ पे तो चिपक रहा है ना, सरफेस टेंशन खींच रहा है उसे ऊपर, तो ग्रेविटी को काउंटर करते हुए ऊपर खींच के ले गया वो। बट यहाँ तो कोई कैपिलरी नहीं है, इसलिए सरफेस यहीं पे है। तो वो किस वजह से ऊपर उठ गया? सरफेस टेंशन वाले फोर्स की वजह से। तो वो अपन बनाते हैं यहाँ, कि केवल उतने पार्ट को मैंने यहाँ बना लिया। पूरे इस पे, इसकी सतह पर ऊपर ऐसा फोर्स लग रहा हुआ सरफेस टेंशन का। ऐसा। और लेट्स से ये एक सर्कल का हिस्सा है जिसका रेडियस r है, और ये वाला एंगल, ये जस्ट अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं डेराइव करने के लिए, ये वाला एंगल थीटा है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो इस फोर्स को कलेक्टिवली अपन कैसे लिख दें? इस फोर्स को कलेक्टिवली, ठीक ना, ये सर्कल, इसकी रेडियस r है, लेकिन ये पूरा सर्कल में नहीं है एक्चुअली में, यहीं पे ख़त्म हो गया है, पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो अगर इसको अपन को देखना है तो इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड लाइक दिस। मतलब इसका तुम अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू देखो, ये ऐसा कुछ होगा, ऐसे, मतलब ये उठा हुआ होगा और साथ में ऐसा दिख रहा होगा ये हमें। तो ये फोर्स ऊपर लग रहा होगा ऐसे ऐसे। तो हम करने क्या वाले हैं? सबसे पहले तो मैकेनिज्म समझो कि एक तो ऊपर जो है इस बॉडी को ये सरफेस टेंशन का फोर्स खींच रहा होगा, है ना, कॉल इट Ft। और नीचे कौन सा फोर्स खींच रहा होगा? ग्रेविटी वाला, कॉल इट mg। तो ये Ft और mg को बराबर करने वाले हैं हम। और ये मास इसके वॉल्यूम के टर्म्स में लिखाएगा, एरिया इनटू हाइट, तो वहाँ से हाइट आ जाएगी, ये करने वाले हैं। तो ये सरफेस टेंशन का फोर्स लिखने के लिए क्या चाहिए हमें? सरफेस टेंशन इज फोर्स पर लेंथ, तो फोर्स इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू L। तो हमें ये L लिखना है। दिस एंटायर फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज F इंटू L। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज 2 पाई r ऑफ समथिंग, मतलब किसी सर्कल का हिस्सा है वो। तो इसको अभी अपन 2 पाई r लिख देते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये जो r है, ये वाला जो r है और ये वाला जो r है, ये अलग अलग है। ये गेटिंग है ना? ये तो बड़े सर्कल का हिस्सा है, उसका r है। तो नहीं भी आए बात समझ में, कोई टेंशन की बात नहीं है, अल्टीमेटली फॉर्मूला याद रखना है।
ये कॉमन सेंस की बात है कि ये वाला आर अलग है और ये कैपिलरी का आर अलग है, ठीक है। सो दिस इज 2πr। ये तुमने बना लिया था? बनाया था? बनाओ बनाओ, बनाते जाओ साथ में। तो वहाँ लिख देते हैं t इंटू 2πr इज इक्वल्स टू m। अब m को देखो, m कैन बी रिटन एज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शन एरिया A मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो दिस इज A इंटू H इंटू G। तो यहाँ से सरफेस टेंशन हाइट जितनी राइज हुई है दैट कैन बी रिटन एज 2πr इंटू T अपॉन AG। A है क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब πr² लिख सकते हैं उसे। तो इसको πr² लिख देते हैं। तो एक r से एक r कट गया, पाई से पाई कट गया, 2p 2t अपॉन rg। रो क्यों नहीं आया कहीं? अच्छा मास है ना, तो ये रो भी आएगा यहाँ पे, क्योंकि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज मास। तो ये रो इधर आ जाएगा। तो 2t अपॉन रो जी आर इज हाइट राइज हो गई जितनी भी। एक गड़बड़ इसमें क्या करी गई है, एक मिनट जरा सोच लो। ये r है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। सो r कैन बी रिटन एज r बाय r इज cos थीटा। r कैन बी रिटन एज r cos थीटा, ठीक है। कोई गड़बड़ नहीं है। देखो, अगर हमें उस बड़े r के टर्म्स में लिखना है तो इसको r की जगह क्या r cos थीटा लिख सकते हैं। तो h इज इक्वल्स टू 2t अपॉन रो जी r cos थीटा। ठीक है, तो बड़े r के टर्म्स में भी ये लिख सकते। तो ये हमें याद रखना है, ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर। और पानी के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है थीटा फॉर वाटर दैट इज 0, वो 0 डिग्री होता है। तो cos 0 इज 1। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला तो सेम ही हो जाते हैं उस केस में। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना ख़त्म होता है। इसकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करना। इसमें 31 क्वेश्चन में DC पांडे भी शेयर कर दूंगा तुमसे आज अभी, उसकी भी इंट्रो सॉल्व करना और NCERT की एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम SHM चालू कर लेंगे। SHM या ऑर्डर में ही चलना है? बताओ। नेक्स्ट चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसमें हीट कैसे ट्रैवल करती है सॉलिड्स में, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स इज़ लाइक कि गैस वर्क कैसे करती है, कितना वर्क करती है। और उससे लगा हुआ चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी, जिसमें कितनी स्पीड होती है ज़्यादातर पार्टिकल्स की किसी क्लोज्ड कंटेनर में।
उसके बाद ऑसिलेशन है जिसमें SHM पढ़ेंगे। तो ऑसिलेशन इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड, मतलब कोई भी चैप्टर किसी से रिलेटेड नहीं है तो कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो डिसाइड करना, नहीं तो मैं ही डिसाइड कर लूँगा। स्कूल में क्या चल रहा है अभी तुम्हारे? फ्लूइड्स चल रहा है। इसके बाद सीक्वेंस में चलेगा या? तो सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं, फिर सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं।